गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है नवंबर 4 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक्स लेके आया हूं। देखा आज नंबर ऑफ टॉपिक्स थोड़े से कम है लेकिन थोड़े से नए टॉपिक होने वाले हैं। तो रिसेट टू सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, एमूर फाल्कन के बारे में पढ़ेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 3 के परस्पेक्टिव से। और टिगरे में जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में पढ़ेंगे। काफी पुराना टॉपिक है ये, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने किया था लेकिन थोड़ा सा बताता चलूंगा, रिविजन हो जाएगा। ये भी एक छोटी सी रिपोर्ट यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की आई है, थोड़ा उसको जानेंगे। और कोडी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है साइंस एंड टेक वाले पर्सपेक्टिव से। और आज का जो एडिटोरियल है वो रहने वाला है कोप 27 के बारे में, जो भी इजिप्ट के अंदर होने वाला है। तो उसमें जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, खासकर इंडिया की यहाँ पे बात कही गई है कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है कोल के ऊपर, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो छोटे छोटे से टॉपिक हैं क्योंकि देखिए आजकल इलेक्शन का माहौल चल रहा है देश के अंदर, है ना। गुजरात में इलेक्शन है, हिमाचल में इलेक्शन है, तो ज्यादातर न्यूज आपको ना आजकल पॉलिटिकल न्यूज ही देखने को मिलती है न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल सेक्शन में भी और एक्सप्लेन्ड सेक्शन में भी। तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं जब तक गुजरात के इलेक्शन होते हैं, तब डेफिनेटली बढ़िया कंटेंट आएगा पेपर में। खैर, तो पहले टॉपिक पे जाते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है द गोल्ड मशरूम कॉम्बो टू ईज ड्रग डिलीवरी। देखिए होता क्या है, ड्रग की मतलब ये दवाइयों की बात कर रहा है, ठीक है, दूसरी वाली ड्रग्स की बात नहीं कर रहा है। तो दवाइयों के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जितने नैनो होंगे, जितने स्मॉल होंगे, वो उतना ही बेटर डिलीवरी करते हैं। आपके किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को अगर दवाई भेजनी है तो हमारे ब्लड सेल के थ्रू होके जाती है। तो वो नैनो पार्टिकल जितने स्मॉल होंगे उतनी ही फास्ट डिलीवरी होगी, उतनी ही एफिशिएंटली डिलीवरी होगी और उतनी ही श्योर डिलीवरी होती है। तो ये एक मशरूम है, देखिए है तो ये फंगस, ठीक है, तो ये एक मशरूम है। इस मशरूम का यूज किया जा सकता है दवाइयों की डिलीवरी करने में। मतलब जो मेडिसिन वगैरह हम लोग ड्रग्स वगैरह बनाते हैं ना, उसमें हम लोग इनके नैनो पार्टिकल्स का यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी दवाई ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी और श्योरर हो जाएगी। श्योरर का मतलब ये है कि जहां पे उसको पहुंचना है वहीं पे जाके वो पहुंचेगी। ये है, और ये इंडिया ने डिस्कवर किया है, ये हमारी नई इनोवेशन है। समझ रहे हो बात को। तो हमारे पास जो बॉर्डरलैंड यूनिवर्सिटी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर बना हुआ है, उन्होंने इसको डेवलप किया है। और ये जो फंगस आपको नजर आ रहा है ना, ये पैरासाइटिक फंगस है और ये लैब ग्रोन है, इसको लैब के अंदर ग्रो किया गया है। ये हर पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। और इसका नाम दिया गया है कोडी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल मतलब जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, राइट। और इसको पेटेंट भी करवा लिया गया है जर्मनी के अंदर। तो एक इंटरनेशनल पेटेंट इसको मिल चुका है। आने वाले समय में देखा जाएगा अगले 8-10 सालों में कि मोस्टली दुनिया में जितनी भी दवाइयां बनाई जाएंगी वो डेफिनेटली इसका यूज करके बनाई जाएंगी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो दवाइयां होती हैं उसकी बेटर डिलीवरी होनी चाहिए। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। दीज नैनो पार्टिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट ऑफ कोर्डिसेप्स मिलिट्रीज एंड द गोल्ड सोल्ट। इन दोनों का मिक्सचर से जो है गोल्ड सोल्ट और जो है कोर्डिसेप्टिस के मिलाने से जो है ये फंगस बनाया गया है। ये एक पैरासाइटिक फंगस होता है, ठीक है। ड्रग डिलीवरी का यूज के देखिए सिंपल सा सवाल भी पूछ सकते हैं यूपीएससी में, जरूरी नहीं है कि आप किसी डिटेल पूछें, वो सिंपल से पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि दैट कोडी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स वर रिसेंटली न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ड्रग डिलीवरी। इतना भी आपसे यूपीएससी में पूछ लेता है तो और भी ऑप्शन दे देगा वो आपको, हो सकता है रोबोटिक्स का ऑप्शन दे दे, या कोई सुपर कंप्यूटर का ऑप्शन दे दे, उसमें ड्रग डिलीवरी का ऑप्शन भी दे सकता है। तो यहां से थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए आपको। खैर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डिक्लाइन इन द प्री प्रिलिमिनरी एनरोलमेंट कंटिन्यूड इन 21-2022 सेज गवर्नमेंट रिपोर्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि भाई कोविड के बाद से लेके अभी तक प्री प्राइमरी की बात कर रहा है वो, मतलब वो नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी उसकी बात कर रहा है। तो वहां पे बच्चे कम एनरोलमेंट कर रहे हैं, जो कि काफी सरप्राइजिंग है। चलिए कोविड में तो ठीक है, मान लिया हो सकता है कोविड में, राइट, कोविड में हो सकता है किसी की इनकम बहुत कम हो गई हो, किसी के पास ऑनलाइन सुविधाएं नहीं थी, कॉलेज बंद, स्कूल बंद हो गए थे, आपके सब चीजें बंद हो गई थी, तो मान लिया था कोविड में हो गया था। बट अभी भी 2022 में भी अभी तक जो है वो डिक्लाइन चल ही रहा है। देखिए वैसे तो फैक्ट आपको एग्जाम के लिए याद नहीं करने होते हैं, लेकिन फैक्ट जो होते हैं, टेबल्स वगैरह जो होती हैं, डायग्राम्स वगैरह होते हैं, इससे क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। देखिए क्या कहता है वो, अ टोटल ऑफ 94.5 लाख स्टूडेंट एनरोल्ड entered pre-primary classes in 2022.
तो ये कितना ड्रॉप हुआ, 10% ड्रॉप हुआ। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 1.06 करोड़ बच्चों ने एनरोल किया था और इस बार 94 बच्चों ने किया है। आप पेंडेमिक से पहले जाइए, पेंडेमिक से पहले 1.35 करोड़ बच्चों ने एनरोल किया था। तो ये संख्या भैया लगातार घट रही है, जो कि हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। इसका मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो प्री प्राइमरी में नहीं गए, ना वो प्राइमरी में जाएंगे, ना वो सेकेंडरी में जाएंगे, तो वो तो भैया इलिटरेट ही रह गए, राइट। तो ये रिपोर्ट रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। रिपोर्ट का नाम है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ये आप यहाँ पे याद रख सकते हो। तो 30% का जो है यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। ये ज्यादातर बच्चे वो बच्चे हैं जहां पे रिमोट लर्निंग की एक्सेस नहीं है, जहां पे इंटरनेट वगैरह की सुविधा नहीं है, या फिर पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, राइट। वहां पे ये जो है थोड़ा ज्यादा देखने को मिला है। उसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एनरोलमेंट इन प्राइमरी क्लासेस, प्राइमरी क्लासेस का मतलब होता है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5वीं तक, उनके अंदर भी ड्रॉप देखा गया है। हालांकि सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे हुई है, बट प्राइमरी और प्री प्राइमरी के अंदर, दोनों के अंदर यहाँ पे चीजें देखी गई हैं। एक चीज इन्होंने और बताई है कि भैया इंडिया में 44.75% स्कूलों में सिर्फ कंप्यूटर की फैसिलिटी है, मतलब सिर्फ इतने स्कूलों में कंप्यूटर की फैसिलिटी है, और ओनली 34% स्कूलों में इंटरनेट की फैसिलिटी है। तो कंप्यूटर तो है बट इंटरनेट नहीं है। और बहुत सारे 20,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए हैं पेंडेमिक के दौरान, ये भी इसी रिपोर्ट में कहा गया है। स्कूल ही बंद हो गए। तो भैया जब स्कूल बंद हो गए तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, सोचने की बात है। हजारों की संख्या में टीचर्स जॉब छोड़ चुके हैं पेंडेमिक के टाइम पे, क्योंकि कुछ और काम करने लगे। एक टीचर को तो मैं भी जानता हूँ, प्राइमरी टीचर हुआ करते थे, पेंडेमिक में जो है जॉब चली गई, तो उन्होंने आपका जूस का कॉर्नर खोल लिया। अभी करनाल से बिलोंग करते हैं वो, और जूस उनका अच्छा चल रहा है। कह रहे भैया इतनी तो मुझे इनकम कभी भी नहीं होती थी टीचिंग में जितनी मुझे यहाँ पे जूस बेचने में इनकम होती है। शुरुआत में तो कह रहे थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन सभी लोग जानने लगे हैं, वो भी कंफर्ट हो गए हैं अपने काम में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं पेंडेमिक जिनकी जॉब चली गई, उन्होंने अल्टरनेटिव जॉब पकड़ लिया, दोबारा से उन्होंने टीचिंग को ज्वाइन नहीं किया है। ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है कि हमारे यहाँ पे टीचर इतने सारे अंडरपेड होते हैं, उनके काम के हिसाब से जितना समय वो देते हैं उनको सैलरी नहीं मिलता है, तो मजबूरी में उनको इधर उधर जाना पड़ता है। तो एजुकेशन सिस्टम में काफी दिक्कतें हैं। खैर एनीवेज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एबी सेज इथोपिया गोट 100% पीस डील विद टिगरे रेबल्स। तो टिगरे रेबल्स के साथ एक पीस डील की गई है, इथोपिया ने किया है, और इथोपिया जो भी अपनी डिमांड मनवाना चाहता था वो डिमांड टिगरे रेबल्स ने मान ली है। देखिए टिगरे है एक जगह का नाम है, पिछले साल काफी न्यूज में रहा था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम हेयर, बट वो क्वेश्चन इस साल आया नहीं था, तो हो सकता है अगले साल प्रीलिम्स में डेफिनेटली आए। तो टिगरे एक जगह का नाम है, और टिगरे के अंदर कुछ रेबल्स हैं जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। कौन सी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में? इथोपिया के अगेंस्ट में। ये थोड़ा आपको बताता हूं पूरा मामला क्या है। देखिए पहले आपको लोकेशन पता होनी चाहिए सारी चीजों की। तो इधर है आपका इथोपिया। इथोपिया के आसपास कौन सी कंट्री है ये आपको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। इरिट्रिया है, सूडान, साउथ सूडान, इधर सोमालिया, और यह है जिबूती। ये कंट्री जो है इसको सराउंड करते हैं। और यहां पे ये जो आपको नजर आ रहा है ये टिगरे है। हालांकि टिगरे इथोपिया का ही पार्ट है, लेकिन टिगरे में भाई रेबल्स लोग रहते हैं जो इथोपिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़ते रहते हैं। और यहां पे है एरिट्रिया। एरिट्रिया और इथोपिया का जो है वो 36 का आंकड़ा है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का है। 1998 और 2000 के बीच में इनके लगातार वॉर हो रहा था, आज तक भी वॉर हो रहा था। फाइनली 2019 में वो वॉर खत्म हुआ, क्योंकि इथोपिया के एक नए प्रेसिडेंट आए थे, मिस्टर मोहम्मद अबे। उन्होंने जो है 2018 के अंदर, सॉरी 19 नहीं है वो 2018 है, 2019 के अंदर एरिट्रिया के साथ एक पीस डील किया था, और वो जो सदियों से वॉर चला आ रहा था वो खत्म हो गया था। और इस अचीवमेंट के लिए मिस्टर अबे को नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था 2019 के अंदर। क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज। थोड़ी थोड़ी चीज आपको बता रहा हूं। हालांकि नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था, बट भैया वो ज्यादा दिन तक शांति कायम नहीं कर पाए। बात यह थी कि इथोपिया के अंदर काफी सालों तक पॉलिटिक्स काफी स्टेबल रही, क्योंकि वहां पे कोलिशन गवर्नमेंट्स होती थी। तो
इथोपिया के अंदर जितने भी छोटे छोटे प्रोविंस हैं सब मिला के जो है सरकार चलाते थे, जिसमें टिग्रे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। सबसे बड़ी पार्टी उसके अंदर टिग्रे की ही हुआ करती थी। बट हुआ ये कि जब मिस्टर अबे पावर में आए तो 1-2 साल रहने के बाद उन्होंने उस कोलिशन को तोड़ दिया और उन्होंने एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। और जो तिग्रे वालों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, इन्होंने कहा कि नहीं हम आपकी पार्टी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो दोनों के बीच में तब से जो है वो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा चल रहा था और फाइनली फिर वो झगड़ा इस लेवल पे पहुंच गया कि इथोपिया की सरकार ने जब यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाना चाहे तो टिग्रे वालों ने उनको इलेक्शन कंडक्ट करवाने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, हम अपना इलेक्शन खुद लड़ेंगे। तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, आर्मी भी आई, बहुत सारे लोग हमें मारे जा चुके हैं। और भैया वैसे तो इनको पीस का नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन कत्लेआम इन्होंने भी मचाया है, कत्लेआम उन्होंने भी मचाया है, ऐसा बहुत बार होता है। अभी फाइनली जो है कई साल की नेगोशिएशन वगैरह के बाद, यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह के बाद अभी अभी शायद एक यहाँ पे पीस अग्रीमेंट हुआ है इथोपिया की सरकार और टिग्रे के बीच में। अब वो इथोपिया वाले कह रहे हैं कि इन्होंने हमारी सारी शर्तें मान ली हैं, टिग्रे वाले कह रहे हैं इन्होंने हमारी सारी शर्तें मान ली हैं। इथोपिया की सिर्फ एक ही डिमांड थी कि टिग्रे के अंदर जितने भी रेबल्स हैं वो अपने हथियारों को छोड़ दें तो हम उनके साथ पीस ट्रीटी कर सकते हैं। कह तो भैया यही रहे हैं कि 100% सक्सेस रेट है हमारा, भी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे मामलों में आप पक्का से कुछ नहीं कह सकते है ना, कभी भी पासा पलट जाता है। चलिए थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों टॉपिक है वो आता है नागालैंड से, और ये जो टॉपिक है वो किसी खास स्पीसीज के बारे में है। ठीक है, जिस स्पीसीज का नाम है आमूर फाल्कन। ठीक है, तो इसकी पिक्चर आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये है फाल्कन। ठीक है, एक बाज होता है ये बेसिकली, और ये बहुत ही जबरदस्त है, बहुत खास है। खास क्यों है? क्योंकि ये दुनिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेवलिंग बर्ड है। कहां से चलता है भाई? ये चलता है मंगोलिया से, नॉर्थ चाइना से, साइबेरिया से, वहां से चलता है ये। और इसको जाना कहां होता है? इसको जाना होता है अफ्रीका में, सदर्न अफ्रीका में जाना होता है। तो 22,000 किलोमीटर की जर्नी ट्रेवल करके ये सदर्न अफ्रीका में पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? क्योंकि अभी विंटर शुरू हो चुकी है मंगोलिया में, चाइना में, रशिया में, तो इसीलिए वो जो है समर में जाता है, अपने अंडे वगैरह देगा वहां पे और वो सब चीजें होंगी। लेकिन इतना लंबा रास्ता भैया 22,000 किलोमीटर थोड़ा नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये बीच में जो है जब थक जाता है तो नागालैंड में एक लेक है, दोयांग लेक, वहां पे ये कुछ टाइम के लिए रेस्ट करता है और रेस्ट करने के बाद वो जो है दोबारा से वहां से निकल पड़ता है। बेसिकली ये स्टॉप ओवर है इसके लिए, एक थोड़ी समय के लिए रेस्ट करता है, सांस लेता है, खाता पीता है। और नागालैंड को इसलिए कहा जाता है फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो नागालैंड इसके लिए बहुत फेमस भी है और नागालैंड वाले बहुत ज्यादा मानते भी हैं इस चीज को, एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बनता है नागालैंड के अंदर ये। बट नागालैंड में यूजली सिर्फ फाल्कन पे ही ज्यादा फोकस किया जाता था अब तक सरकार के द्वारा, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि नहीं नहीं, हम लोग फाल्कन के अलावा दूसरे जो बर्ड स्पीसीज हैं नागालैंड में उनके ऊपर भी फोकस करेंगे। और नागालैंड में वैसे काफी अच्छी डाइवर्सिटी पाई जाती है और वहाँ पे बहुत सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं वो भी एनिमल्स के आसपास ही होते हैं। तो बेसिकली नागालैंड की सरकार ने डिसीजन लिया है कि वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर डाइवर्सिटी एंड आवर जो फोकस जो था अमूर फाल्कन के ऊपर, नाउ वी आर गोइंग टू गो बियॉन्ड दैट एज वेल। तो ये जो है नागालैंड ने डिसीजन लिया है, तो इसलिए फाल्कन थोड़ा सा न्यूज में था, तो आई थॉट के आपको करवा देता हूं। वैसे IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर तो लिस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर ही आता है, लेकिन हमारा जो खुद का देसी इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसको में जो है इसको ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई है। और जो कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज है जिसे बोन कन्वेंशन भी कहते हैं, उसके अंदर भी इसको अच्छी खासी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई गई है। तो इसीलिए मैंने एक स्लाइड आपके लिए डाल दी थी CMS के बारे में, कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो इसे बोन कन्वेंशन भी कहते हैं। 1883 के अंदर जो है इसको साइन किया गया था, बहुत सारी चीजें। इंडिया भी इसका एक पार्ट होता है। इसमें रहता क्या है कि जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं उनका जितना भी रूट होता है, मतलब ओरिजिन और डेस्टिनेशन नहीं बल्कि जितना भी रूट होता है, उन बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है जो माइग्रेटरी स्पीसीज होते हैं। अभी तक ये जो है 173 माइग्रेटरी स्पीसीज को प्रोटेक्ट करता है, जिसके अंदर फाल्कन भी एक आता है। और इसके अंदर जितनी भी कंट्री होती हैं सबके ऊपर लगभग बाइंडिंग जो है अग्रीमेंट उनके साथ किया जाता है। और वो जरूरी नहीं है कि बाइंडिंग अग्रीमेंट ही हो, जैसे इंडिया ने जो है अग्रीमेंट किया था इनके साथ, CMS के साथ, लेकिन इंडिया वाला जो अग्रीमेंट है वो बाइंडिंग नहीं है। और कई सारे जो है हम लोग बर्ड्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आमूर फाल्कन, बार हेडेड गीज, ब्लैक नेक्ड क्रेन्स, मरीन टर्टल, डुगोंग्स, हम्पबैक वेल्स, वो सब करते हैं। मजे की बात आपको बताता हूँ कि इंडिया अभी इसका प्रेसिडेंट भी है। 2020 में हम लोग इसके प्रेसिडेंट बने थे और 2023 तक इसके प्रेसिडेंट रहेंगे 3 साल के लिए। और इसमें जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जो है वो एज अ
एज अ इम्पोर्टेंट स्पीसीज यहाँ पे डाला गया था। और इंडिया जो है नॉन लीगल बाइंडिंग मेमोरेंडम साइन किया है। ये पूछेगा आपसे एग्जाम में, which of the following statements are true about India and the CMS? तो इंडिया इज अ नॉन लीगली बाइंडिंग कंट्री है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो मरीन टर्टल्स, डुगोंग, रैप्टर्स, साइबेरियन क्रेन्स, ये सब को हम प्रोटेक्ट किया जाता है। बस इतने से ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। एक दो बार इस स्लाइड को पढ़ोगे तो आपको चीजें वैसे भी याद हो जाएंगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक आज है नहीं, छोटे छोटे से टॉपिक हैं। रिसेट टू सैटेलाइट मेक्स री एंट्री इनटू अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो ये एक सैटेलाइट है, ये इंडिया का पहला स्पाई सैटेलाइट भी कहा जाता है इसको। स्पाई सैटेलाइट क्यों? देखिए जब इंडिया में मुंबई अटैक हुआ था ना, ताज अटैक हुआ था, मुंबई अटैक हुआ था, 26/11 हुआ था, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने जल्दी जल्दी में ये सैटेलाइट को लॉन्च किया था एज अ स्पाई सैटेलाइट, सर्विलियंस पर्पस के लिए, ताकि इंडिया के बॉर्डर को सर्विलियंस किया जा सके और अपने आसपास की जो है टेरिटरी के अंदर नजर रखी जा सके, उसके लिए हम लोगों ने किया था। प्रॉब्लम ये है कि ये एक्चुअली हम लोग पहले से इसको बना रहे थे, हमें नहीं पता था कि मुंबई अटैक हो जाएगा, लेकिन जो पहले हम लोग बना रहे थे वो बना रहे थे सी बैंड। सी बैंड बेसिकली एक बैंड होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसके बेसिस पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक की जाती हैं, राइट, और पिक्चर की क्वालिटी वगैरह डिसाइड की जाती हैं। तो सी बैंड जो है हम लोग डिसाइड कर रहे थे इसरो, बट इस इसरो उसको बनाने में टाइम लग रहा था इसरो को, लेकिन जब मुंबई अटैक हुआ तो जल्दी जल्दी में करना पड़ा। तो इजराइल के साथ फिर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, और इजराइल का जो एक बैंड है एक्स बैंड SAR, ठीक है, हम लोगों ने सी बैंड की बजाय उसको यूज यहाँ पे किया। बदले में हम लोगों ने इजराइल को क्या दिया? बदले में हम लोगों ने इजराइल को जो है लॉन्च सर्विस दिया, जिसमें हम लोगों ने इजराइल का सैटेलाइट लॉन्च किया। तो भैया वही होता है, एक हाथ ले एक हाथ दे। तो तब हम लोगों ने रिसैट 2 को लॉन्च किया था इजराइल की हेल्प से, 2009 के अंदर हम लोगों ने इसको किया था। और वैसे शुरुआत में इसको 4 साल के लिए लॉन्च किया गया था कि पिक्चर्स वगैरह भेजेगा, वो सब चीजें करके, बट इसने इतना जबरदस्त काम किया है कि अभी देखो 13 साल हो गए हैं, 13 साल तक लगातार काम करता रहा, और अभी फाइनली इसका जो है अंतिम समय आ चुका है। तो ये जो सैटेलाइट है वो दोबारा से अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंट्री करेगा, और जब ये मेसोस्फेयर के अंदर एंट्री करेगा तो बर्नआउट हो जाएगा। ऐसा इसरो क्लेम करता है कि इसका कोई भी रेमिनेंट नहीं बचने वाला है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट जो थोड़ा बहुत कुछ अगर गिरेगा तो वो इंडोनेशिया के पास जो है सुमात्रा वात्रा के आसपास कहीं जाके गिरने वाला है। ज्यादा हैवी नहीं है, सिर्फ 300 किलोग्राम का ही था, बट इसने बहुत जबरदस्त काम किया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जी की जब डेथ हो गई थी एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर, तब इसी की हेल्प के साथ हम लोगों ने एग्जैक्टली उस लोकेशन को आइडेंटिफाई किया था। बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया था वहां पे। और अभी हम लोग रिसैट 2B भी हम लोगों ने लॉन्च किया, अभी और भी हम चीजें लॉन्च कर रहे हैं। हालांकि जब सरकार ने इसको लॉन्च किया था इसरो के द्वारा, तो सरकार ने ये नहीं कहा था कि स्पाई सैटेलाइट है, लेकिन फिर वो बाद में जो है वो चीजें सबके सामने आ ही गई एंड ऑल दैट। तो ये किसी भी वेदर के अंदर काम कर सकता है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आसमान साफ होना चाहिए, नहीं, किसी भी वेदर में काम कर सकता है, दिन में भी काम कर सकता है, रात में भी काम कर सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी और PSLV के थ्रू जो है इसको हम लोगों ने लॉन्च किया था। चलिए अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल पे। छोटा सा एडिटोरियल है, ज्यादा नहीं है, और क्योंकि आजकल पॉलिटिकल एडिटोरियल वगैरह ज्यादा आ रहे हैं, बट एनीवेज, तो RR रश्मि जी जो है इनको लिखा है, और बहुत ही जाने माने जो टेरी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे फॉर्मर सिविल सर्वेंट भी रहे हैं, तो वहाँ पे अभी पढ़ाते भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। सो इन्होंने जो है इसके बारे में लिखा है। देखिए क्या है ना, अभी तो COP26 खत्म हुआ था ग्लासगो के अंदर, अभी COP27 होने वाला है इजिप्ट के अंदर, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता COP क्या होता है बताता चलता हूँ। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पार्टीज मतलब कंट्रीज, जितने भी वहां पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करती हैं और भी ग्रुप्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसको पार्टीज कहा जाता है। ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर होती है, ठीक है, जो कि क्लाइमेट चेंज को लेके डिसीजंस लेती है। इसकी शुरुआत जो है आपको पता है रियो डी जेनेरियो में हुई थी 1992 के अंदर, फिर बाद में जो है वो बर्लिन में सबसे पहले हुआ 1995 में, फिर 1997 में क्योटो में हुआ,
फिर 2015 के अंदर वो जो है पेरिस के अंदर हुआ, और वो चलते चलते जो है वो जर्नी चली आ रही है। हर मीटिंग को कोप 1, कोप 2, कोप 3, कोप 4 ऐसे बोला जाता है। तो हर साल वो जो है मीटिंग होती है। एक साल बीच में गैप हो गया था बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। तो अगली जो मीटिंग होने वाली है वो होने वाली है इजिप्ट में, जिसमें सारे देशों के बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग आएंगे और बहुत सारे लीडर्स आने वाले हैं। और वो भैया चाय पे चर्चा करते हैं कैसे क्लाइमेट चेंज को रोका जाए, कैसे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोका जाए। तो वो पूरे का पूरा मामला यहाँ पे होता है, ठीक है। बट ऐसा माना जाता है कि कोप 27 के अंदर जो डिस्कशन है वो इस बार इतना पावरफुल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यूरोप के अंदर एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। तो रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ है उसकी वजह से सारा ध्यान जो है इस समय दुनिया का उस वॉर के ऊपर टिक गया है। तो हम लोग देखिए क्लाइमेट चेंज कैसे रोकेंगे? जब ग्रीन हाउस गैसेस को रोकेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है भैया कोल की कंजप्शन को कम करना है, क्योंकि कोल यहाँ पे सबसे बड़ा विलन है। और कोल से हमें आपको मिलती है एनर्जी। इस समय इतना जबरदस्त क्राइसिस चल रहा है यूरोप के अंदर, इतना खतरनाक क्राइसिस चल रहा है कि उनकी जो कोल माइनिंग बंद हो गई थी ना, जो कोल थर्मल पावर प्लांट बंद हो गए थे भैया, उसको दोबारा से ओपन कर रहे हैं। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि यूरोप वहां पे जाके कोल को बंद करने की बात करेगा, जबकि यूरोप तो खुद अपने जो है पुराने थर्मल पावर प्लांट ओपन कर रहा है, खासकर जर्मनी। तो ऐसा माना जाता है कि इतना इफेक्टिव डिस्कशन इस बार नहीं होने वाला है। ये शर्म एल शेख जो सिटी है जहां पे इजिप्ट के अंदर ये होने वाला है, ठीक है। अब होगा कि नहीं होगा वो एक अलग बात है। बट यहां पे जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है उन छोटे छोटे आइलैंड्स का, जो कि अटलांटिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में बेचारे परेशान हैं। वो इतने छोटे हैं कि हल्का सा भी क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट जो होता है उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। देखिए जो बड़ी कंट्री होती हैं, डेवलप्ड कंट्री होती हैं, अमीर कंट्रियां होती हैं, वो तो टैकल कर लेंगी प्रॉब्लम को। ये छोटे आइलैंड बेचारे टैकल नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है, अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड नेशंस। इसके लिए मैंने आपके लिए अलग से स्लाइड डाली है यहाँ पे, ठीक है। 1990 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो जब रियो समिट हुआ था 1992 में, भैया तब से ही ये लोग काम कर रहे हैं। और क्योटो के अंदर भी इन्होंने जो है नेगोशिएशन करने की कोशिश किया था। 2013 में वर्षों में भी नेगोशिएशन इन्होंने किया था, नो दैट। बट वही बात है, कौन सुनेगा इनकी? कोई ना इनकी बेचारों की सुनवाई होती है, ना कोई इनकी इनकी इज्जत करता है। और इनके जितने भी कंसर्न्स होते हैं वो टोटली इग्नोर चले जाते हैं, क्योंकि सारा झगड़ा वो जो है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में ही चल रहा होता है। तो एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है वनातू, ठीक है, वनातू। इन्होंने क्या किया था, ग्लासगो के अंदर भी डिमांड रखी थी और यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी डिमांड रखी है। तो वनातू के प्रेसिडेंट ने यूनाइटेड नेशन के अंदर एक रेजोल्यूशन जो है प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन होनी चाहिए कोल का और फॉसिल फ्यूल का यूज करके। मतलब इस दुनिया को फॉसिल फ्यूल का बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रपोजल दिया था। ऑफ कोर्स प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ, ऑब्वियस रीजंस हैं। बट कलकत्ता के जो मेयर हैं उन्होंने इसको सपोर्ट किया था, पता नहीं क्यों। इट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न एक्चुअली इंडिया भी है, क्योंकि इंडिया का जो मेजर कोल एनर्जी सिक्योरिटी है वो कोल के ऊपर डिपेंड करता है। तो भैया हम तो इसको कतई सपोर्ट नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। और हम तो नए नए कोल माइंस भी ओपन कर रहे हैं, हम लोग तो नए नए कोल थर्मल पावर प्लांट भी लगा रहे हैं, तो हम तो इसको सपोर्ट नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो जो वनातू के प्रेसिडेंट या फिर ये जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं, इन्होंने कहा है कि कोल को बिल्कुल ही फेज आउट कर देना चाहिए। लेकिन इंडिया फेज आउट के सपोर्ट में नहीं है। फेज आउट का मतलब कंप्लीटली यूज नहीं करना है, बंद करना उसको। इंडिया कहता है कि भाई हम लोग फेज डाउन तो कर सकते हैं लेकिन फेज आउट नहीं कर सकते। और वैसे भी हमारा जो टारगेट है नेट जीरो का वो 2070 है। तो ये पूरी की पूरी बात है। अब मामला ये उठता है कि भैया इंडिया इतना इसका भयंकर तरीके से अपोज क्यों कर रहा है? इसका कारण है ये देखो, यूएन और यूएनएफसीसीसी, ये दो अलग अलग प्लेटफॉर्म है। यूनाइटेड नेशन और ये जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है बेसिकली, जिसे आप जो है अर्थ समिट से शुरुआत हुआ था, इन दोनों में फर्क होता है। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो प्रपोजल आता है वो बाइंडिंग नहीं होता, यूएनएफसीसी के अंदर जो प्रपोजल आता है वो बाइंडिंग होता है। दोनों में फर्क है। और इसीलिए जो है इंडिया इसका अपोज कर रहा है, क्योंकि इंडिया नहीं, देखो वैसे तो इंडिया के ऊपर चाहे बाइंडिंग ना हो, लेकिन एक बार जो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर तो बनता ही है ना, इसलिए इंडिया उसको अपोज कर रहा है। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये हो गया कि वनातू के ही प्रेसिडेंट ने और दूसरे लोगों ने मिलकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी एक प्रपोजल दिया था।
कि क्लाइमेट चेंज और जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक एनवायरमेंट का कंसर्न नहीं है भाई, ये सिक्योरिटी का कंसर्न भी है, ये ह्यूमन राइट्स का कंसर्न भी है। लेकिन वहां पे भी इंडिया ने उसको जो है ऑफ कोर्स अपोज किया। ऑब्वियस सी रीजन है, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि भैया जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो मर्जी है वो हमारे ऊपर थोपी जाए। इंडिया ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है, तो इसको भी ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंडिया का तो सपोज मोस्टली जो एनर्जी सप्लाई है वो कोल से ही आता है, तो हम तो लोग ऑफ कोर्स इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारे एनर्जी सिस्टम का बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट होता है कोल, तो अभी तो इसको फेज आउट हम लोग कर ही नहीं सकते। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पे जब इंडिया के ऊपर इतना, मान लो कल को इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो इंडिया के ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा कोल को रोकने का। बट अगर आप पर कैपिटा कंजप्शन और पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को देखो, तो इंडिया बहुत बॉटम में है वहां पे। भैया बड़ी बड़ी जो कंट्री हैं जहां पे बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ कंजप्शन होता है, जहां के लोगों का लेविश लाइफस्टाइल होता है, वो लोग ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हैं, डेवलप्ड कंट्री। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होनी चाहिए। अब वो कंट्री बहुत चालाक है, बहुत पहले से, क्योंकि उनके पास पैसा आ गया था, टेक्नोलॉजी आ गई थी, तो वो माइनिंग वाइनिंग उन्होंने बंद कर दिया, कोल का वो लोग यूज करते नहीं है। अब उन्होंने वो सारी जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है वो इंडिया और चाइना में इधर शिफ्ट कर दिया। अब वो हमें गालियां दे रहे हैं कि भैया आप कुछ करिए। अरे भाई हम तो तब करेंगे जब आप हमें पैसा दोगे, जब हम हमें टेक्नोलॉजी दोगे। दीजिए हमें टेक्नोलॉजी, हमें क्या दिक्कत है। ना वो हमें टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, ना वो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन करने के लिए हमें पैसा दे रहे हैं, ब्लेम हमें फालतू में किए जा रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पे पूरा का पूरा मामला बनता है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड यही है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, और जो एमिशन का ट्रांजिशन है वो जस्ट होना चाहिए और इक्विटेबल होना चाहिए। ठीक है, इंडिया जैसी कंट्री के ऊपर आपको फालतू बर्डन डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अभी तो डेवलपिंग कंट्री है, पुअर कंट्री है भाई। अगर हम अपने कोल पावर प्लांट्स वगैरह को बंद कर देंगे तो एनर्जी कहां से मिलेगा हमें, हमारी तो पूरा इंडस्ट्री ही चौपट हो जाएगी। तो इंडिया तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इक्वल एक्सेस होनी चाहिए एनर्जी की। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। एंड अ जस्ट ट्रांजिशन नीड्स टू बी बिल्ट ऑन द प्रोमिस दैट द ग्रीन एनर्जी एंड द ग्रीन फ्यूचर विल बी अवेलेबल टू ऑल। दीजिए हमें टेक्नोलॉजी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। द कॉल फॉर द लाइफस्टाइल ऑफ एनवायरमेंट एज्यूम्स इंपोर्टेंस। और देखिए इतना लाइक डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री होते हुए भी हम लोग कितने बढ़िया बढ़िया इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो हमसे जो बन सकता था हम तो अपनी तरफ से कर रहे हैं। आपकी जो जिम्मेदारी है, $100 बिलियन की बात कही थी आपने कैनकुन के अंदर, पर ईयर आप देंगे, दीजिए। टेक्नोलॉजी का वादा किया था आपने, आप दीजिए। आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फुलफिल कर नहीं रहे हो, हमें जो है हमारा कोल यूज करने से रोक रहे हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। Consumers in the countries that consume at all unsustainable peace and contribute to raising the emission have a much greater responsibility। तो उन देशों के कंज्यूमर के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है रादर देन अस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भैया इंडिया धड़ल्ले से कोल का यूज करना शुरू कर देगा, कि भाई हमारी क्या गलती है एंड ऑल दैट। नहीं, हम लोगों को भी कोल का कंजप्शन जो है कम से कम करना चाहिए, बट अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। पहले आप अल्टरनेटिव सोर्सेज, सोलर, विंड वगैरह जो भी आपको करना है वो करिए, एंश्योर करिए। उसके बाद जो है धीरे धीरे कोल को फेज डाउन करिए। आप एक काम यहाँ पे कर सकते हो, जो कोल थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहां पे कार्बन कैप्चरिंग जो टेक्नोलॉजी है उसको एडॉप्ट करिए। मतलब कोल पावर प्लांट लगाइए, लेकिन ये मैंडेटरी कर दीजिए कि वहां से जितना भी कार्बन निकलेगा आप उसको कैप्चर करोगे और उसको कहीं जाके जो है उसको डंप करोगे। वो किया जा सकता है और मुझे लगता है बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी है ये। बट कई साल से जोर दे रही है सरकार थर्मल पावर प्लांट्स को, बट इसको कर नहीं पा रहे हैं। इसके लिए अलग से हम लोगों ने आर्टिकल भी किया था। तो ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे बनता है। और अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है तो क्वेश्चन डेफिनेटली लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से आप लिख सकते हो दैट इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ ग्लोबल टर्मोइल्स, discussions on climate change has taken a backseat. In this context, discuss the challenges faced by small island countries
small island nations and suggest some solutions. Suggest some solutions. तो 150 वर्ड्स और 10 मार्क्स, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को भी आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके अलावा जो कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसका आंसर हमारा हो जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, बट धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा, पेशेंस रखिए, ठीक है। लिखा है इसने, देखिए, ऑल थिंग्स आर डिफिकल्ट बिफोर दे बिकम इजी। आपने ABCD सीखा होगा बचपन में, आपको वो भी टफ लगा होगा। साइकिल चलाना भी आपने सीखा होगा, वो भी टफ लगा होगा। आपने पेशेंस रखा होगा तो उसको सीख गए, अभी आपको आसान लगता है। ऐसा ही हर चीज में होता है, चाहे UPSC हो, इंजीनियरिंग हो, जो भी आप कर रहे हो, शुरुआत में आपको टफ लगता है। पेशेंस रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने टीचर्स के ऊपर विश्वास रखिए, प्रोसेस के ऊपर विश्वास रखिए, डिसिप्लिन रहिए। धीरे धीरे सब चीजें आसान लगने लगेंगी। पेशेंस बहुत जरूरी है हर चीज के लिए, है ना। शॉर्टकट किसी चीज का नहीं होता है। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी यहाँ पे डाल रखे हैं, अगर आपका मन करे तो पढ़ लेना, मुझे कोई खास लगे नहीं, फिर भी यहाँ पे डाल देता हूँ आपकी पढ़ाई के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।